नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। परिश्रम क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया ज्योग्राफी के बारे में। हम बात कर रहे हैं भारत के प्राकृतिक भौतिक प्रदेशों के बारे में। और भारत के भौतिक प्रदेशों में अब तक हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी जो प्रदेश है उसके बारे में हमने बात करी है। उसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर ऊपर लिखे हुए जो नंबर है उस पर आप फ़ोन करके इसकी सूचना दे सकते हैं। चलिए, आज हम आगे का जो नंबर 4 का भौतिक प्रदेश है उसकी बात करेंगे। 4 नंबर है दोस्तों तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान अथवा इसे अपन ये भी कह सकते हैं तटीय मैदान। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि गुजरात का ये कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, उसके बाद दक्षिण भारत और ये पूर्वोत्तर में बांग्लादेश तक। ठीक है साथियों, पश्चिमी यानी हम कहें कि ये तटीय मैदान है। इसमें आपको याद होगा कि यहां हमने एक पश्चिमी घाट के बारे में, एक पश्चिमी घाट, दोनों को मिलाने वाली नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, इस तरह हमने ये देखा था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और इनके ये जो बीच में शेष रह गया, ये वाला भाग जो शेष रह गया है इसकी हम आज बात करेंगे। ये है दोस्तों तटवर्ती मैदान अथवा तटीय मैदान। तटवर्ती मैदान अथवा तटीय मैदान के बारे में हम यहाँ बातें करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ जो है ये भारत का अपना चौथा भौतिक प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश है, और इस प्राकृतिक प्रदेश में हमें विस्तार से चर्चा करनी है इस भौतिक प्रदेश के बारे में। सबसे पहले भारत की तटरेखा की लंबाई। भारत की तटरेखा की लंबाई, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में आ चुका है कि भारतीय तटरेखा की लंबाई। ठीक है, तो देखिए ये जो अपने को आपको दिख रहा है आप सामने, ये मुख्य भूमि की तटरेखा है। किसकी है? ये जो है ये किसकी है? मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई। मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई दोस्तों कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, ये गुजरात में कहां से शुरू होती है? ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी से शुरू होती है। उसके बाद में ये खंबात की खाड़ी, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कुछ पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि द्वीप समूहों सहित भारतीय तटरेखा की लंबाई, तो 6100 तो ये है। इसके साथ यहाँ पर स्थित लक्षद्वीप की तटरेखा, और यहाँ पर दोस्तों स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा। इनको और साथ में जोड़ दिया जाए तो ये कुल मिलाकर 7516.6 किलोमीटर या 7516.7 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में आपको समझ देना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए और मुख्य भूमि का नाम आ जाए कि मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है, तब तो कितनी बताओगे? 6100 किलोमीटर। ठीक है, अगर आ जाए कि द्वीप समूहों सहित भारतीय तटरेखा की लंबाई है, तो इसमें से ये मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से अब उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर है। लगभग दोस्तों इससे 2 गुना।
किससे? भारत की द्वीप समूह संयुक्त तटरेखा की लंबाई है लगभग इससे दोगुना लंबाई है किसकी? भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई। ठीक है, बाकी मैंने भारत की आकृति आकार विस्तार में आपको बता दिया था कि कौन कौन से राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं, सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, उसके बाद कम कौन है, उसके बाद कम है, उसके बाद कम। इस तरह के सभी जो क्वेश्चन, जैसे सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा है गुजरात की लगती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक है, इस तरह के तमाम प्रश्नों की हमने पहले बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे इसकी स्पेशल और स्पेशल तटवर्ती मैदान के बारे में हम बातें करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि शुरुआत में भारतीय जो भूमि थी ये केवल इतनी ही थी जो पठारी प्रदेश है, जिसको प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहते हैं, यहाँ तक भारत की स्थिति थी। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से बहने वाली नदियां, दक्षिण पूर्व के तट पर बंगाल की खाड़ी से लगने वाले भाग पर दोस्तों यहाँ उसने डेल्टा बनाए। क्या बनाए? डेल्टा। मतलब नदियों के साथ बहाकर आए जो जलोढ़ हैं, उन जलोढ़ के निक्षेप होने से, जमा होने से इस मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी तरह से पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों की दोस्तों हम बात करें तो जैसे इधर से कौन आती है? नर्मदा आती है, तापी आती है, मांडवी है, जुआरी है, शरावती है, पेरियार है। ये सभी जो नदियां हैं ये पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। हालांकि ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। आज हम बात करेंगे कि एस्चुरी क्या है और डेल्टा क्या है, उसके संबंध में भी हम बातें करेंगे। ठीक है, इस मैदानी प्रदेश का निर्माण सागरीय लहरों ने भी किया है। ये अपने साथ अवसाद लाती हैं, तट से टकराकर वापस छोड़ देती हैं। ऐसी क्रियाएं हजारों करोड़ों वर्ष तक होती रही और धीरे धीरे इस मैदानी प्रदेश का क्या हो गया? निर्माण हो गया। दोस्तों, ये पश्चिमी घाट एक पर्वतीय क्षेत्र है। ये पश्चिमी जो घाट है, ये पश्चिमी घाट एक पर्वतीय क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है। हमने इसके बारे में पूरी की पूरी बात कर ली है। कौन कौन सी पर्वत चोटियां, जैसे कालसुबई पर्वत चोटी है जो यहाँ महाराष्ट्र में स्थित है, इधर कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है, नीलगिरी में डोडाबेटा है, उससे दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ, कोडरमन पहाड़ियाँ, उससे दक्षिण में कुछ और जो नागरकोइल की पहाड़ियाँ हैं, उन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो पश्चिम में अरब सागर का भाग है, ये अरब सागरीय जो सीमा से लगने वाला जो भाग है, यहाँ पर इसका ढाल दोस्तों बहुत तीव्र ढाल है। जैसे किस तरह का ढाल है? ये यूं, उसके बाद में सीधा है। ठीक है, उसके बाद में पठारी प्रदेश और पूर्व के मैदान में आते हैं तो पूर्व का मैदान इस तरह से। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये कि इससे यहाँ ये ऊंचाई वाला पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, इस क्षेत्र से कोई नदी निकलती है तो वो तुरंत बड़ी स्पीड से आती है, क्योंकि ढाल धरातल का जितना तीव्र ढाल होगा, नदी का वेग उतना ही क्या होता है? तीव्र होता है। और जब नदी का वेग तीव्र होता है तो वो दोस्तों निक्षेपण नहीं करती है, वो क्या करती है? अपरदन करती है। क्या करती है? अपरदन करती है। इसी वजह से ऐसा ढाल है, ये जो ढाल मैंने यहाँ दिखाया है, ठीक इसी तरह का ढाल यहाँ है। कहाँ? ये गुजरात वाला भाग, महाराष्ट्र वाला है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल वाले क्षेत्र में इसी प्रकार का ढाल है। इसी वजह से नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, शरावती ऐसी नदियाँ कभी भी डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये ज्वार नदमुख बनाती है। क्या बनाती है? ज्वार नदमुख, या फिर ये बनाती है एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? ये एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों, एस्चुरी क्या होती है? देखिए, मान लीजिए ये एक तटीय क्षेत्र है। ठीक है, इधर ढाल तीव्र था इसलिए नदी आई और इसने इस भाग का अपरदन कर दिया। क्या कर दिया? अपरदन। कहने का मतलब यहाँ से इसने घाटी को गहरा कर दिया है। इसने यहाँ घाटी को क्या बना दिया? गहरा, नीचे से काट दिया है। अब जब कभी समुद्री क्षेत्रों में ज्वार आते हैं तो जल में उफान आता है। उफान आता है तो जल में ये पानी, ये जो ज्वार का जो जल है वो नदी के मुख में भर जाता है। ज्वार का ये जो पानी है वो किस में भर जाता है?
नदी के मुख में भर जाता है और ऐसी जो फिलाकृति होती है दोस्तों उसको हम ज्वार नदमुख या फिर क्या कहते हैं एस्टुरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ज्वार जब आता है समुद्रों में, जब ज्वार आता है उस समय समुद्र का जल ऊपर उठता है जिसको अपन ज्वार कहते हैं। पानी ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद उस काटे गए भाग में प्रवेश कर जाता है जो नदी का मुख है, जो नदी का क्या है मुख है, नदी के मुख में प्रवेश कर जाता है ज्वार नद मुख, ज्वार नदी के मुख में प्रवेश कर जाता है। ज्योग्राफी की भाषा में दोस्तों इसे अपन क्या कहते हैं एस्टुरी, क्या कहते हैं एस्टुरी। लेकिन ये पूर्व का जो तट है, इस पूर्व के तट पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती। पूर्व के तट पर क्या बनाती है डेल्टा। जैसे आपने गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा की बात करी थी, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसको हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, जिसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इस वजह से उसका नाम क्या है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, जैसे दोस्तों इस भाग का ढाल इस तरह से मंद ढाल है, ढाल क्या है धीमा है। जब नदी, जब धरातल का ढाल, जब क्या होता है धरातल का ढाल जो होता है मंद होता है, धीमा होता है, तो नदी के जल का वेग जो है वो भी क्या हो जाता है कम हो जाता है। जब नदी के जल का वेग कम होता है तो जल में इतनी क्षमता नहीं हो पाती कि वो अपने साथ बहाकर लाए गए मलबे को और बहाकर आगे तक ले जाए, वो नहीं ले जा पाती। इसका मतलब नदी अब उस अवसाद को छोड़ने लग जाती है। मतलब जैसे ये धरातल का ढाल है, इस तरह से अब ढाल समाप्त हो गया है। ठीक है, यहां तक जब ये आती है तब जल का वेग तीव्र होता है, ये तेज गति से इस भाग का अपरदन करेगी, काटा गया मलबा जल के साथ बहता रहता है। लेकिन जब धरातल का ढाल मंद हो जाता है तो नदी अपने साथ काटे गए मलबे को क्या करने लग जाती है छोड़ने लग जाती है। क्या करने लग जाती है छोड़ने लग जाती है। ऐसे ही छोड़ती है, अब नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है और अब एकदम धीमी गति से सर्पिलाकार मोड़ बनाती हुई ये वितरिकाएं यहाँ बन जाती है और इनके बीच में जो मृदा मलबा जमा होता है जिसको अपन क्या कहते हैं डेल्टा कहते हैं। इसी तरह से महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सभी नदियां पूर्वी तट पर बहती हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या बनाती है डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है डेल्टा बनाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं और आगे इस तटवर्ती मैदान के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये तटवर्ती या तटीय जो मैदान है इनको हम इनकी स्थिति के अनुसार कितने भागों में विभाजित कर लेते हैं, दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो है पश्चिमी तटीय मैदान, एक तो कौन सा है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, और एक दोस्तों हम इसे विभाजित कर लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। इससे दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में कच्छ की खाड़ी से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है गुजरात में। ये जो कच्छ की खाड़ी है इस कच्छ की खाड़ी से शुरू होता है और दक्षिण में केप कोमरिन नाम आपने यहाँ सुना होगा, जिसको हम कन्याकुमारी भी कह सकते हैं। कौन सा, या तो कन्याकुमारी, ठीक है, या दोस्तों हम इसे कह सकते हैं केप कोमरिन। केप कोमरिन या कन्याकुमारी तक फैला है कौन सा तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान। मतलब ये मैदानी प्रदेश गुजरात में कच्छ की खाड़ी से शुरू होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सर्पिक वाले भाग से शुरू होता है, उसके बाद ये महाराष्ट्र से गोवा से कर्नाटक से केरल और केरल के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कौन सा स्थान कन्याकुमारी या केप कोमरिन या कुमारी अंतरीप जिसको आप कहते हैं, या क्या कहते हैं कुमारी अंतरीप तक फैला एक तटीय प्रदेश क्या कहलाता है पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तर में विस्तार अधिक है, उत्तर में ज्यादा है, और दक्षिण में इसका विस्तार दोस्तों क्या है ज्यादा है। जैसे इस तरह से हम इसे बना लेते हैं, ये इस तरह से है,
उत्तर में और दक्षिण में। उत्तर और दक्षिण में तो इसका विस्तार क्या है, अधिक है, ज्यादा है, लेकिन मध्य में इसका विस्तार क्या है, कम है, चौड़ाई। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, चौड़ाई की बात कर रहे हैं। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में अधिक चौड़ा है, दक्षिण में भी चौड़ा है, लेकिन मध्य में इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है, इस पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है, तो दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई 84 किलोमीटर है। लगभग कितनी है, 84 किलोमीटर के आसपास। औसत चौड़ाई की बात करें कि पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई 84 किलोमीटर है, जो किनके बीच में फैला हुआ है, जो इधर से तो कौन सा घाट है, इधर तो पश्चिमी घाट है, ये तो कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में एक संकरा क्षेत्र है, जिसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। लगभग इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 84 किलोमीटर। ठीक है, चलो आगे हम बात करेंगे। विस्तार की हमने बात कर ली, ये कच्छ की खाड़ी से शुरू होता है, कुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी, केप कॉमरिन तक विस्तृत है। उसके बाद में दोस्तों हम पश्चिमी तटीय मैदान की कुछ और विभाजन करते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों इसे बोला जाता है गुजरात तट, गुजरात तट। इसके एक भाग को गुजरात तटीय मैदान, या फिर इसे कहा जाता है काठियावाड़ तट। क्या कहा जाता है, काठियावाड़ी तट। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो है उसको बोला जाता है कोंकण तट। क्या कहते हैं, कोंकण तट। तीसरा जो इसका भाग है उसको अपन कहते हैं कन्नड़ तट। क्या कहते हैं, कन्नड़ तट। और चौथा जो इसका भाग है जिसको हम कहते हैं मालाबार तट। यही दोस्तों सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं कि कहाँ काठियावाड़ तट है, कौन से तट को कोंकण तट कहते हैं, किस तट को कन्नड़ तट कहते हैं, और किसे मालाबार तट कहा जाता है। तो ये देखिए अब इनके संबंध में हम बात करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, गुजरात में कच्छ की खाड़ी से शुरू होकर, गुजरात में कच्छ की खाड़ी से शुरू होकर दमन और दीव तक का जो भाग है, इस भाग को, इस इतने भाग को दोस्तों कहा जाता है क्या, या तो इसे कहते हैं गुजरात तट। क्या कहते हैं, गुजरात तट, या फिर इसे कहा जाता है काठियावाड़ी तट। क्या कहते हैं, काठियावाड़ तट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करें, देखिए कहां से कहां तक है, ये कच्छ की खाड़ी से शुरू होकर, कहां से शुरू होकर, कच्छ की खाड़ी से शुरू होकर ये यहां पर स्थित दमन दीव, कौन कौन से हैं, दमन और दीव तक। कच्छ की खाड़ी से दमन दीव तक के तट को गुजरात तट या काठियावाड़ तट के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों दमन दीव से लेकर, कहां से लेकर, दमन दीव से लेकर दक्षिण में चलते हैं तो ये आता है गोवा तक। कहां तक आता है, यहां पर स्थित है गोवा। कौन सा, कौन स्थित है, गोवा। ठीक है, तो दमन दीव से लेकर गोवा तक के मध्य के भाग को कहा जाता है क्या, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कौन से तट के नाम से, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो गोवा से लेकर आगे, गोवा से लेकर आगे कहां तक, मंगलोर तक। कहां तक है, इधर मंगलोर स्थित है, मंगलोर पतन भी है दोस्तों यहाँ पर, जो कर्नाटक में स्थित है। मतलब गोवा से लेकर मंगलोर तक के तटीय भाग को कहा क्या जाता है, इसे कहा जाता है कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। किस तट के नाम से, कन्नड़ तट के नाम से। और उसके बाद में आगे जो शेष रह गया, कहां से, कर्नाटक के मंगलोर से लेकर कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी या केप कॉमरिन तक का जो भाग है, इसे कहा जाता है मालाबार तट। क्या कहा जाता है, मालाबार तट। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मालाबार तट का विस्तार है, निम्न में से मालाबार तट का विस्तार है। तो मालाबार तट कुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी, केप कॉमरिन से लेकर मंगलोर तक। दूसरा कन्नड़ तट है, मंगलोर से लेकर गोवा तक।
तीसरा है कोंकण तट, गोवा से लेकर दमन दीव तक, और काठियावाड़ तक, दमन दीव से लेकर कहाँ तक, कच्छ की खाड़ी के तट तक के भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, कच्छ की खाड़ी के तट तक के भाग को गुजरात या काठियावाड़ का तट कहते हैं, इसे इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 2-3 नाम और आते हैं, उनके संबंध में आपको समझ लेना है, उनके संबंध में आपको बातें समझनी है। 2-3 नाम, जैसे एक नाम आता है पसजल, क्या नाम आता है, पसजल। ठीक है, पसजल को कहते हैं दोस्तों लैगून झील, क्या कहते हैं, लैगून झील। पसजल को क्या कहा जाता है, लैगून झील। और इन्हें केरल में क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें केरल में कयाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मतलब लैगून झील को, पसजल को केरल में क्या कहते हैं, केरल में इसे कयाल के नाम से जाना जाता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता भी है कि कयाल क्या है, या फिर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों लैगून क्या है, या फिर राजस्थान नहीं भारत में स्थित कुछ लैगून झीलें भी हैं और उनके संबंध में भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सी लैगून झीलें हैं उनके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपने सुना होगा एक तो वेम्बनाड झील, एक तो कौन सी झील है, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, और एक नाम सुना होगा अष्टमुदी, अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील। इन दोनों के उदाहरण अभी आपको बताऊंगा, एक वेम्बनाड और दूसरी कौन सी है, अष्टमुदी झील। देखिए दोस्तों ये केरल का तट है, मालाबार वाला जो है, मालाबार तट में अधिकांशतः मालाबार तट का विस्तार केरल में है। कर्नाटक में तो मंगलोर से लेकर है, उसके बाद में केरल में कौन सा तट है, मालाबार तट स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या होता है देखिए इस तरह से, ठीक है, चलो हम एक बार इसे बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक ऐसा यहाँ थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तटीय क्षेत्र है, उसके अंदर ये कोई निम्न भूमि, अंदर पानी धंसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में ये मान लीजिए इस तरह से, ठीक है दोस्तों, ये समुद्र के तट पर स्थित है, इसलिए समुद्री लहरों से जल इसके अंदर आता है, इसमें जल भर जाता है। ठीक है, और लहरें क्या करती हैं, ये लहरें अपने साथ अवसाद लाती हैं, और अवसाद लाती हैं तो इनका मुख जो होता है यहाँ ये जमा करती रहती है, मतलब ये जो अंदर जो धंसा हुआ है, अंदर जो भाग है, खाड़ी जो थी उसमें पानी भरता गया, अंदर पानी चला गया। ठीक है, और लहरें क्या करती हैं, लहरें इसमें पानी को पहुंचाती रहती हैं, अपने साथ अवसाद लाती हैं, और इस कयाल या लैगून या पसजल झील जो है उसके मुख को बंद करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है, बंद करने लग जाती है। ऐसे करके ही ये बन जाती है एक लैगून झील, या फिर क्या बन जाती है, एक पस झील का निर्माण हो जाता है। और ऐसी पस झील और लैगून जो झीलें हैं उनको केरल में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उनको केरल में किस नाम से, केरल में इनको कयाल, केरल में क्या कहते हैं, इनको कयाल के नाम से जाना जाता है। जैसे केरल में वेम्बनाड और अष्टमुदी जो झील हैं, कौन सी, वेम्बनाड और अष्टमुदी जो झीलें हैं, ये दोनों ही झीलें कैसी हैं, लैगून झील है, कयाल झील है। और लैगून झीलों का जल खारा होता है, क्योंकि इन्हीं झीलों में जो जल है वो कौन सा भर जाता है, समुद्र का जल ही भरता रहता है। जो नौकायन योग्य होता है, नौकाएं चलाई जाती है, मछलियां पकड़ी जाती हैं, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। ऐसी झीलें पसजल और लैगून झीलें, ये दोनों ही झीलें पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन से तट पे है, पश्चिमी तट पर स्थित झीलों के नाम है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पूर्वी तट के बारे में। कौन से तट के बारे में, पूर्वी तट के बारे में हम बातें करें। पूर्वी तट का विस्तार जो है ये कहाँ से लेकर के तमिलनाडु में कन्याकुमारी, केप कॉमोरेन, कुमारी अंतरिक्ष से लेकर ये शुरू होती है, और उसके बाद में ये कटा जो तट है ये जाता है कहाँ, हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल में, हुगली जो गंगा की एक सहायक नदी है, वितरिका है उसकी, गंगा की क्या है, एक वितरिका है, वहां तक हुगली नदी की सीमा तक फैला ये तटीय जो प्रदेश है, इस तटीय प्रदेश को हम क्या कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं।
जो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों इस तट पर, पूर्वी तट पर हुगली नदी से लेकर, कहाँ से लेकर, हुगली जो नदी है उस हुगली नदी से लेकर हम दक्षिण में आते हैं तो ओडिशा आता है। कौन आता है? ओडिशा। और ओडिशा में इधर से नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। ठीक है, तो हुगली नदी से लेकर ये पश्चिम बंगाल, उसके बाद में ये उड़ीसा, और यहाँ पर स्थित एक कयाल, हम कह सकते हैं एक लैगून झील है, एक लैगून झील है जिसका नाम चिल्का झील है। ठीक है, यहाँ इसके बीच के क्षेत्र को, इस तट को हम कहते हैं उत्कल तट। क्या कहते हैं? उत्कल तट। उत्कल तट, उत्कल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों उत्कल तट का विस्तार पश्चिम बंगाल से लेकर ये आता है उड़ीसा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट को किस नाम से जाना जाता है? उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इस गोदावरी नदी से लेकर दक्षिण की ओर आए तो यहाँ पर ये नदी, एक और नदी आती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। तो गोदावरी नदी से लेकर कृष्णा नदी के बीच, गोदावरी नदी से लेकर कृष्णा नदी के मध्य का ये जो तटीय प्रदेश है, इस तटीय प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस तटीय प्रदेश को जाना जाता है किस नाम से? इस तटीय प्रदेश को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। और यहाँ कृष्णा नदी से लेकर ये दक्षिण में कहाँ तक, कुमारी अंतरीप तक का ये जो भाग है, जो हम चेन्नई तमिलनाडु वाला जो भाग है, इस भाग की तट को अपन कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब तक एग्जाम में सबसे ज्यादा बार मालाबार, कोंकण और कोरोमंडल तट के बारे में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है, एक तो कोरोमंडल और दूसरा कौन सा है? मालाबार, और तीसरा कौन सा है? कोंकण तट के बारे में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये पश्चिमी तट का विभाजन था और ये पूर्वी तट का विभाजन है। तो पूर्वी तट पर, पूर्वी तट जो है, इस पूर्वी तट पर स्थित 3 तट हैं। एक उत्कल तट, एक उत्तरी सरकार तट और एक कौन सा है? एक दोस्तों यहाँ पर कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें, ये जो पूर्वी तट है, इस पूर्वी तट पर भी कुछ लैगून झीलें हैं। इस पूर्वी तट पर भी कुछ लैगून झीलें हैं जिनका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, एक झील का नाम तो है पुलिकट झील। कौन सी झील है? पुलिकट झील। और एक झील का नाम है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। चिल्का झील तो दोस्तों उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। और पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर स्थित एक झील पुलिकट झील, जो एक लैगून झील है। और आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद में तमिलनाडु शुरू हो जाता है। उसके बाद में कौन है? हम ये कह सकते हैं कि पुलिकट झील है, ये पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील का नाम है पुलिकट झील। और उसके बाद में ओडिशा में स्थित झील का जो नाम है वह क्या है? ओडिशा में स्थित झील का नाम है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।